मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे, हम लोग यूनिट 5 यानी कि प्रश्न रसायन को कई वीडियोस में पढ़ेंगे। ये प्रश्न रसायन से संबंधित पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्न रसायन क्या होता है। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रियाओं या ये कहें कि इंटरफेस अंतर पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है पृष्ठ रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ अथवा अंतर पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं जैसे संक्षारण, क्रिस्टलीकरण, अधिशोषण, उत्प्रेरण, आदि का अध्ययन करते हैं। अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सरफेस, पृष्ठ को सरफेस कहते हैं, या अंतर पृष्ठ, इसको कहते हैं इंटरफेस, पर होने वाली घटनाओं जैसे संक्षारण, करोजन कहते हैं इसे, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, एडजॉर्प्शन अथवा कैटालिसिस आदि का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। अंतर पृष्ठ का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा उसको भी समझते हैं। जैसे मान लिया हमने बीकर में कोई एक द्रव्य लिया और इसके ऊपर कोई गैस भरी हुई है, तो द्रव्य की जो सतह होगी वो गैस के संपर्क में होगी। इसको कहा जाता है इंटरफेस या अंतर पृष्ठ। ध्रुव प्रावस्थाओं के बीच जितना एरिया एक दूसरे के संपर्क में होता है वो कहलाता है अंतरपृष्ठ।
या ये कह लें कि एक पृष्ठ की जो बाउंड्री होती है, परिसीमा होती है, उसे पृष्ठ या अंतर पृष्ठ कहते हैं। प्रावस्था की सीमा को पृष्ठ अथवा अंतर पृष्ठ कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, जो फेजेस होती हैं, प्रावस्थाएं होती हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम स्लैश या हाइफन का यूज करते हैं। प्रावस्थाओं के मध्य स्लैश अथवा हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सॉलिड प्रावस्था को प्रदर्शित करने के लिए सॉलिड और सॉलिड के बीच में अगर कोई घटना हो रही है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए या उसके अंतरपृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए सॉलिड डैश सॉलिड या इसी को लिखें S/S से प्रदर्शित करेंगे। सॉलिड लिक्विड को S-L अथवा S/L से प्रदर्शित करेंगे। लिक्विड को L-L या L/L से प्रदर्शित करेंगे। गैस इंटरफेस या अंतः पृष्ठ संभव नहीं होता। संभव नहीं होता क्योंकि गैसें सदैव समांग मिश्रण बनाती है। तो इस तरीके से हमने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृष्ठ अथवा अंतर पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं जैसे क्रिस्टलीकरण, संक्षारण, अधिशोषण, उत्प्रेरण आदि का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है पृष्ठ रसायन। इस दो प्रावस्थाओं के बीच की सतह को अंतर पृष्ठ या इंटरफेस कहते हैं। या ये कहे कि प्रावस्था की किसी भी प्रावस्था की सीमा को पृष्ठ अथवा अंतर पृष्ठ कहते हैं। प्रावस्थाओं के अंतर पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए स्लैश अथवा डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे सॉलिड इंटरफेस को प्रदर्शित करने के लिए S/S, सॉलिड स्लैश सॉलिड करके प्रदर्शित करते हैं। सॉलिड लिक्विड को S-L से और लिक्विड को L-L या
L/SL से प्रदर्शित करें। गैस इंटरफेस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गैसें जब भी आपस में मिलती हैं हमेशा समांग मिश्रण बनाती हैं। ये तो रहा पृष्ठ रसायन के बारे में। अब हम कुछ घटनाएं देखेंगे, जैसे अधिशोषण, अवशोषण, शोषण और विशोषण। मेरे बेटे, अब हम उन घटनाओं को देखेंगे जब कोई ठोस किसी माध्यम के संपर्क में आता है तब उत्पन्न होती है। माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई ठोस किसी ठोस, द्रव या गैस के संपर्क में आता है तब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उन्हें देखते हैं। तो जब कोई ठोस किसी माध्यम के संपर्क में आता है तो 3 घटनाएं संभव हैं। पहली कहलाती है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, दूसरी कहलाती है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और तीसरी कहलाती है शोषण। सॉर्प्शन। तो जब ठोस किसी माध्यम के संपर्क में आता है, माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, तो 3 घटनाएं होती हैं। एक अधिशोषण होता है, दूसरा अवशोषण हो सकता है और तीसरा शोषण हो सकता है। अब सबसे पहले अधिशोषण को समझते हैं कि यदि किसी ठोस के संपर्क में माध्यम है और माध्यम में कणों की सांद्रता से अधिक सांद्रता ठोस की सतह पर उत्पन्न हो, या ये कहें कि जो माध्यम के कण हैं वो ठोस की सतह पर चिपक जाए, या माध्यम की तुलना में ठोस की सतह पर माध्यम के कणों का सांद्रण अधिक हो, तो इस घटना को कहा जाता है अधिशोषण। और जो माध्यम है उसको कहते हैं अधिशोष्य, एडजॉर्बेट, और जो ठोस होता है इसे कहते हैं अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। इस घटना में माध्यम के कण ठोस की सतह को पार करके अंदर नहीं पहुंचते, केवल सतह पर एकत्र हो जाते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है अधिशोषण। जो पदार्थ एकत्र होता है उसे कहते हैं अधिशोष्य, और जिस ठोस की सतह पर अधिशोष्य सांद्रित होता है उसे कहा जाता है अधिशोषण।
अब हम बात करते हैं अवशोषण की। अवशोषण में माध्यम के कण इस तरह प्रवेश करते हैं, सतह के अंदर प्रवेश करते हैं कि संपूर्ण ठोस में कणों की सांद्रता माध्यम की सांद्रता के बराबर हो। यानी कि जितनी सतह पर सांद्रण होगा उतना ही सतह के अंदर और माध्यम का सभी सांद्रण समान रहेंगे। सतह पर माध्यम के कणों की सांद्रता, सतह के अंदर माध्यम की कणों की सांद्रता माध्यम में कणों की सांद्रता के बराबर होगी। इस घटना में और इस घटना में अंतर यह है कि अधिशोषण में माध्यम के कण ठोस की सतह पर एकत्र होते हैं, जबकि अवशोषण में संपूर्ण ठोस में फैल जाते हैं। सतह को पार करके संपूर्ण ठोस में फैल जाते हैं। जो माध्यम होता है उसे अवशोष कहते हैं। एब्जॉर्बेट। और जो ठोस होता है उसे अवशोषक कहते हैं। एब्जॉर्बेंट। और जब दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, मतलब सतह पर माध्यम के कणों की सांद्रता अधिक होगी, साथ ही साथ सतह को पार करके ठोस के अंदर कण प्रवेश कर जाएंगे, तब इस घटना को शोषण कहते हैं। सतह पर कणों की सांद्रता अधिक, यानी कि सतह पर माध्यम के कण चिपक जाते हैं और सतह को पार करके ठोस के अंदर भी प्रवेश करते हैं। जब दोनों घटनाएं अधिशोषण व अवशोषण एक साथ संपन्न होती हैं तो इसे शोषण कहते हैं। इसे सॉर्बेट और इसे शोषक सॉर्बेंट कहते हैं। शोषण का तात्पर्य हुआ एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। अब हम इन घटनाओं के उदाहरण देखेंगे। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया आदि गैसों का अधिशोषण करता है। तो चारकोल द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि गैसों का अधिशोषण होता है। अगर किसी पात्र में गैसें भरी हुई हैं
कोई भी गैस हाइड्रोजन भरी हुई है या ऑक्सीजन भरी हुई है और उसमें अगर हम चारकोल मिला देते हैं तो पात्र का गैसीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि गैस के अणु चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। जब अणुओं की संख्या कम होगी तो उत्पन्न गैसीय दाब भी कम होगा और उसका कारण अधिशोषण। दूसरा उदाहरण है, अगर हम मैथिलीन ब्लू में चारकोल डाल दें, मैथिलीन ब्लू के सॉल्यूशन में चारकोल डाल दें तो वो सॉल्यूशन रंगहीन हो जाता है, क्योंकि मैथिलीन ब्लू रंजक के अणुओं का चारकोल द्वारा अधिशोषण कर लिया जाता है। तो मैथिलीन ब्लू के विलयन में चारकोल मिलाने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। क्योंकि चारकोल द्वारा मैथिलीन ब्लू के अणुओं का अधिशोषण कर लिया जाता है। सिलिका जेल अथवा एल्युमिनियम जेल नमी का अधिशोषण करते हैं। तो जब हम मार्केट से पर्स या कोई बोतल खरीदते हैं तो उसके अंदर सिलिका जेल का पैकेट डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बोतल या पर्स नमी से खराब ना हो। अब कुछ अवशोषण के उदाहरण देखते हैं। यहां पर मैं एक उदाहरण और बताना चाहूंगा कि जब चौक को अगर हम स्याही में डुबोएं तो चौक की ऊपरी सतह पर स्याही के कण या अणु एकत्र हो जाते हैं। अगर हम उस चौक को तोड़ करके देखते हैं तो अंदर चौक सफेद ही निकलती है, लेकिन जो विलायक होता है यानी कि पानी, वो अंदर भी पहुंच जाता है। तो इस प्रक्रम में अगर हम देखें तो स्याही का तो अधिशोषण होता है, लेकिन जल का अवशोषण होता है, क्योंकि वो सतह पर भी होता है और अंदर भी पहुंच जाता है। अब कुछ उदाहरण और देखेंगे, जैसे अनाड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण होता है। जब अमोनिया को जल में मिलाया जाता है तो NH4OH प्राप्त होता है। इस प्रक्रम में जल के द्वारा अमोनिया का अवशोषण होता है। जल के द्वारा अमोनिया के अवशोषण के फलस्वरूप NH4OH का निर्माण होता है।
स्पंज द्वारा जल का अवशोषण होता है। सॉर्प्शन के उदाहरण हैं जियोलाइट गैसों का शोषण करना। जब जियोलाइट के संपर्क में कोई गैस आती है तो वो सतह पर चिपकती भी है और सतह के अंदर भी प्रवेश करती है। तो जियोलाइट द्वारा गैसों का शोषण। और जब हाइड्रोजन गैस को सूक्ष्म विभाजित चारकोल के संपर्क में लाया जाता है तो भी शोषण होता है। तो ये तो रहा अधिशोषण, अवशोषण और शोषण की बात। अब हम अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया देखेंगे जिसे कहा जाता है डिसॉर्प्शन। किसी अधिशोषित पदार्थ का अंतर पृष्ठ से हटना डिसॉर्प्शन या विशोषण कहलाता है। किसी अधिशोषित पदार्थ का अंतर पृष्ठ से इंटरफेस से पृथक होना विशोषण या डिसॉर्प्शन कहलाता है। अब हम अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है इसे देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। कहने का मतलब सरफेस पर ही कणों की सांद्रता, माध्यम के कणों की सांद्रता शेष माध्यम की तुलना में बढ़ जाती है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण ठोस में कणों की सांद्रता माध्यम की सांद्रता के बराबर होती है। इसमें केवल सतह पर कण रहते हैं और इसमें संपूर्ण ठोस में कण वितरित हो जाते हैं। इसमें सतह पर कण चिपकते हैं और इसमें पूर्णतः समांग वितरण होता है। यह एक तीव्र प्रक्रम है तथा इसमें साम्यावस्था शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। और जो अवशोषण है वो एक मंद प्रक्रम है और इसमें साम्यावस्था स्थापित होने में समय लगता है। अब दोनों को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण हैं। जलवाष्प का सिलिका जल द्वारा अधिशोषण होता है, जबकि एनाइड्रस CaCl2 द्वारा, एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषण होता है। अमोनिया का चारकोल द्वारा एडजॉर्प्शन होता है, जबकि H2O द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये तो रहा अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण की विशेषताएं देखें।
अब हम देखेंगे अधिशोषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो अधिशोषण की पहली विशेषता ये है कि यह एक पृष्ठ पर घटना है। यह एक पृष्ठ पर घटना या सरफेस फिनोमिना है। दूसरी विशेषता यह है कि यह विशिष्ट तथा चयनात्मक प्रकृति होती है। यह विशिष्ट तथा चयनात्मक प्रकृति का होता है। तीसरी विशेषता है कि अधिशोषण के दौरान पृष्ठ ऊर्जा में कमी होती है और यह कमी ऊर्जा उत्सर्जन के रूप में परिलक्षित होती है। मतलब जो माध्यम है उसके कण पृष्ठ पर आकर जब चिपकते हैं तो वांडर वाल आकर्षण बलों द्वारा चिपकते हैं और जहां कहीं भी बंध बनेंगे, चाहे दुर्बल बने या प्रबल बने, वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अधिशोषण में पृष्ठ ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी में कमी होती है। अधिशोषण में पृष्ठ ऊर्जा कम होती है यह कमी ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब अधिशोषण होता है तो माध्यम के कणों की तितिर वितिरता में कमी आती है, क्योंकि वो सतह पर जाकर चिपकते हैं। और किसी भी सिस्टम की तितिर वितिरता में यदि कमी होती है तो कहा जाता है कि उसकी एंट्रोपी कम हो रही है। तो माध्यम के कणों की तितिर वितिरता यानी कि रैंडमनेस में कमी होती है। अर्थात प्रक्रम में
एंट्रोपी में कमी होगी। इसका तात्पर्य ये होगा कि डेल्टा एस भी निगेटिव। जो अधिशोषण है वो एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप संपन्न होता है। और जब कोई सिस्टम स्वतः प्रवर्तित होता है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। जब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। अगर डेल्टा जी का मान शून्य होता है तो प्रक्रम साम्यावस्था में होता है, और यदि डेल्टा जी का मान धनात्मक होता है तो वो प्रक्रम संपन्न नहीं होता। अधिशोषण में या अधिशोषण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। स्वतः प्रवर्तित को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस है। अतः डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, और डेल्टा एच का मान हमने मान लिया कि ऋण एक्स है, डेल्टा एस का मान लिया कि ऋण वाई है, तो हमें मिल जाएगा ऋण एक्स ऋण टी इंटू ऋण वाई, या ऋण एक्स धन टी इंटू वाई। अब अगर इस समीकरण से देखा जाए तो डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक संभव है जब x का मान टी वाई से अधिक हो, क्योंकि जब x का मान टी वाई से अधिक होगा तभी ऋणात्मक मान संभव होगा, और x का मान अधिक ऋणात्मक है, इसका मतलब हुआ कि इस प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक तभी संभव है जब x का मान टी वाई से अधिक हो। अतः डेल्टा एच, या ये कहें उत्सर्जित ऊष्मा अधिक हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता जाता है डेल्टा एच का ऋणात्मक मान कम होता जाता है, और धीरे धीरे डेल्टा एच का ऋणात्मक मान टी वाई के बराबर होगा।
T इंटू डेल्टा एस के बराबर होता है, या ये कहें कि डेल्टा जी का मान शून्य हो जाता और साम्यावस्था स्थापित हो जाती। तो अधिशोषण बढ़ने के साथ साथ डेल्टा एच का ऋणात्मक मान कम होकर T इंटू डेल्टा एस के बराबर हो जाता है और डेल्टा जी बराबर शून्य होने पर साम्यावस्था प्राप्त होती है। ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण की क्रियाविधि को देखेंगे। अधिशोषण की क्रियाविधि को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि अधिशोषक की सतह के अंदर स्थित कण के चारों ओर कण स्थित होते हैं, जिससे अंदर स्थित कण पर कार्य करने वाले आकर्षण बल परस्पर संतुलित होते हैं। किंतु जो कण सतह पर होते हैं उनके ऊपर कोई भी कण न होने के कारण असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्सेस या अधिशेष बल रेजिडुअल फोर्सेस कार्य करते हैं, और इन रेजिडुअल फोर्सेस के कारण ये अधिशोष के कणों को अधिशोषित करते हैं। अधिशोष और अधिशोषक के मध्य या तो वांडर वाल आकर्षण बल कार्य करते हैं या फिर रासायनिक बल होते हैं। और इस तरह जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का हो जाता है। एक भौतिक अधिशोषण जिसमें अधिशोष अणु वांडर वाल फोर्सेस द्वारा अधिशोषक की सतह पर चिपकते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण जिसमें अधिशोष के परमाणु अधिशोषक के परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाते हैं। अधिशोषक के अंदर स्थित कण निकटवर्ती कणों द्वारा घिरे रहते हैं, अतः उन पर कार्यरत बल परस्पर संतुलित रहते हैं। अंदर स्थित कण जो होगा उस पर जो बल कार्य करेंगे वो परस्पर संतुलित होंगे, जबकि सतह पर स्थित कणों के ऊपर कोई भी कण न होने के कारण उन पर असंतुलित अथवा अधिशेष बल पाए जाते हैं। अधिशोषक की सतह पर अधिशेष बलों के कारण अधिशोष का अधिशोषण होता है। अधिशोषक तथा अधिशोष के मध्य या तो वांडर वाल आकर्षण बल कार्य करते हैं या फिर रासायनिक बंध बनते हैं। तो ये तो रहा अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में। अब हम अधिशोषण के प्रकार यानी कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को समझेंगे। अब हम देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण ठोस तथा गैस के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर
दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन, और इसे कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। अगर सतह पर गैसीय अणुओं का अधिशोषण वांडर वाल आकर्षण बलों द्वारा होता है तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और यदि सतह पर गैसीय अणु रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठोस की सतह पर गैस का संचयन वांडर वाल आकर्षण बलों द्वारा होता है। ठोस की सतह पर गैस के अणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, इसलिए अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है और अधिशोषण की ऊष्मा का मान लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। जब रासायनिक बंध बनते हैं तो उसके लिए या उन बंधों के निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो अधिशोषण की ऊष्मा अधिक होती है और इसका मान 40 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये एक जो भौतिक अधिशोषण है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उचित ताप और उचित दाब पर संपन्न होता है, या ये कहें कि इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। और रासायनिक अधिशोषण केवल तभी संभव है जब ठोस और गैस परस्पर रासायनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है और इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। जब भौतिक अधिशोषण होता है तो पहले तो गैसीय अणु ठोस की सतह पर चिपक जाते हैं, फिर वो कुछ समय के पश्चात सतह को छोड़कर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, गैसीय प्रावस्था में आ जाते हैं और पुनः सतह पर अधिशोषित होते हैं। इस तरह जो भौतिक अधिशोषण है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक बार यदि बंध बन जाता है तो फिर गैसीय अणु निर्मुक्त नहीं हो पाता, अतः यह अनुक्रमणीय प्रक्रिया है। जो भौतिक अधिशोषण है यह गैस की द्रवित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कोई भी गैस जितनी आसानी से द्रवित हो जाएगी भौतिक अधिशोषण उतनी ही अधिकता से होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण गैस की द्रवीकरण प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। यह बहुपरतीय संभव है। जो भौतिक अधिशोषण है उसमें एक परत के ऊपर वांडर वाल आकर्षण बलों द्वारा ही गैस के अणु जुड़ सकते हैं, तो यह बहुपरतीय संभव है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण केवल एक परत में होता है। जब भौतिक अधिशोषण होता है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बंध बनते हैं तो उनके निर्माण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सामान्यतः कम ताप पर होता है। जो भौतिक अधिशोषण है वो सामान्यतः कम ताप पर होता है और दाब अधिक मात्रा में होता है। यदि ताप बढ़ाते हैं तो गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वो सतह को छोड़ देते हैं, या ये कहें कि अधिशोषण की मात्रा में कमी है। और अधिकांशतः जो रासायनिक अधिशोषण है वो अधिक ताप पर होता है और ताप बढ़ाने पर रासायनिक बंधों के निर्माण में वृद्धि होती है, अतः ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। दोनों ही प्रकार के अधिशोषण में यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये तो रहा
भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। अब हम उन घटकों का अध्ययन करेंगे जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, मीन टू से फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब हम देखेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले घटकों में पहला घटक है अधिशोषक की प्रकृति। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अधिशोषण को अधिशोषक की प्रकृति प्रभावित करती है। एक ही गैस का भिन्न भिन्न अधिशोषकों पर अधिशोषण भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। एक ही गैस का अधिशोषण भिन्न भिन्न अधिशोषकों पर भिन्न भिन्न मात्रा में होता है। दूसरा जो घटक है वो है अधिशोष्य यानी कि यहां पर गैस हमने ली है की प्रकृति। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। यदि अधिशोषित होने वाली गैस में द्रवीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो उसका अधिशोषण भी अधिक मात्रा में होता है। अधिशोष्य गैस में द्रवीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होने पर अधिशोषण अधिक मात्रा में। किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप जितना अधिक होता है उसके मध्य कार्य करने वाले वांडर वाल आकर्षण बलों की प्रबलता भी उतनी अधिक होती है। और जब वांडर वाल आकर्षण बल अधिक होंगे तो गैस में द्रवीकृत होने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्रांतिक ताप अगर बढ़ेगा
तो वांडर वाल फोर्सेस भी बढ़ेंगे और उससे लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा या एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अगला जो घटक है वो है पृष्ठ का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया। अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अधिशोषण की मात्रा बढ़ाने के लिए सामान्यतः अधिशोषक का पाउडर बना देते हैं, जिससे पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। अधिशोषक का प्रयोग पाउडर के रूप में करने पर अधिशोषण अधिक मात्रा में क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है ताप तथा दाब। टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने बताया था कि अधिशोषण एक ऊष्मा उत्सर्गी प्रक्रम है। ठोस के साथ जब गैस अधिशोषित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव। लासातेलिये के नियमानुसार यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाया जाता है तो साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित होती है, जिससे जो अधिशोषण है उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, क्योंकि
ठोस पर स्थित गैस पुनः पृथक हो जाती है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम ताप वृद्धि करने पर पश्चिम दिशा में विस्थापित हो। अतः अधिशोषण की मात्रा में कमी हुई। ताप बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार ही जब साम्यावस्था पर दाब में वृद्धि की जाती है तो साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिस ओर आयतन में कमी होती है। यहां दोनों पृथक हैं इसलिए आयतन अधिक होगा, और यहां पर गैसीय अणु ठोस के साथ चिपक जाते हैं इसलिए आयतन कम होगा। अतः दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्र दिशा में अग्रसर होगी। दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिस ओर आयतन में कमी है। अतः साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो। अर्थात अधिशोषण में वृद्धि होगी। इस प्रकार हमने देखा कि अगर दाब बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगी। ये तो रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या अधिशोषण समतापी को देखेंगे। मेरे बेटे अब हम समझेंगे अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी का क्या तात्पर्य होता है उसे समझने के लिए हम ये माने ले रहे हैं कि अधिशोषित गैस की मात्रा x
अधिशोषक की मात्रा, तो x/m हो जाएगा अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा। स्थिर ताप पर अधिशोषक की इकाई द्रव्यमान के द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य का ग्राफ अधिशोषण समतापी कहलाता है। यानी कि x/m वर्सेस p ग्राफ एट constant t is known as adsorption isotherm। स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य का ग्राफ अधिशोषण समतापी कहलाता है। यह ग्राफ इस तरह प्राप्त होता है। अगर हम यहां पर दाब को लिखें और यहां पर इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा को लिखें, तो स्थिर ताप पर हमें इस तरह का वक्र मिलता है। मान लिया ये T1 ताप पर मिल रहा है। अगर हम T2 ताप पर ग्राफ बनाएंगे और T2 का मान यदि T1 से अधिक होता है तो वक्र इस तरह मिलता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा कम होती है। तो ये वक्र T2 ताप पर इस तरह मिलेगा और T3 ताप अगर और भी अधिक है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण की मात्रा और भी कम हो जाती है। ये तो रहा अधिशोषण समतापी के बारे में। बहुत सारी अधिशोषण समतापी हैं, उनमें से हम लोगों के कोर्स में फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। अब हम फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को फ्रॉन्डलिक ने कई परीक्षणों के आधार पर ठोस और गैस के मध्य होने वाले अधिशोषण प्रयोगों में कई परीक्षणों के आधार पर 1909 में एक समीकरण दिया जिसे फ्रॉन्डलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। और इस समीकरण के अनुसार अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा यानी कि x/m बराबर होती है k × p⁻1/n। यहां x अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस है
m amount of adsorbent, अधिशोषक की मात्रा और अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा। K और N कांस्टेंट्स हैं जो अधिशोषक तथा अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसे समीकरण 1 लिखा। समीकरण 1 का लॉग लेने पर, समीकरण 1 का लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। और ये जो समीकरण मिला ये एक रेखा का समीकरण है। ये y हो गया, ये अंतःखंड C हो गया, इंटरसेप्ट कहते हैं। एन एम यानी कि स्लोप हो गया और log p हो गया x। अगर हम लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी और इसका जो इंटरसेप्ट होगा यानी कि C वो ये होता है। और अगर कोण थीटा हो तो प्रवणता m tan थीटा के बराबर। जब हम log x अपॉन m वर्सेस log p ग्राफ खींचेंगे तो हमें बिल्कुल इसी तरह रेखा मिलेगी और इस रेखा का जो इंटरसेप्ट होगा वो log k के बराबर होगा और स्लोप यानी कि प्रवणता वो 1 अपॉन n के बराबर है। हम ग्राफ खींचकर k और n के मान को निर्धारित कर सकते। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अधिशोषण समतापी है ये केवल भौतिक अधिशोषण के लिए लागू होती है, रासायनिक अधिशोषण पर लागू नहीं होती। तो यह समतापी केवल भौतिक अधिशोषण पर लागू होती है। रासायनिक अधिशोषण पर लागू नहीं होती। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला ये है कि इसमें पृष्ठ के क्षेत्रफल को महत्व नहीं दिया गया। पृष्ठ क्षेत्रफल को
महत्व नहीं दिया गया। और जो तीसरा नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि अगर हम x अपॉन m वर्सेस p ग्राफ खींचे, x अपॉन m इज इक्वल टू है k इंटू p रेज टू पावर 1/n। अभी मैंने समीकरण नंबर 1 लिखा था, वही समीकरण है ये। तो अगर हम x अपॉन m वर्सेस p ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का कर्व मिलेगा। यदि 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0 हो तो x अपॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू पी रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू k। यानी कि 1 अपॉन n का मान अगर 0 हो तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस, अधिशोषित गैस की मात्रा निश्चित होगी, और ये तब होगा जब दाब अधिक हो, क्योंकि अधिक दाब पर सतह पर अधिकतम अधिशोषण हो जाता है और तत्पश्चात नवीन अधिशोषण नहीं होता। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें, यानी कि इस रेंज के लिए 1 अपॉन n इज इक्वल टू होता है 0। और यदि ये कब होगा, जब दाब अधिक हो, और यदि 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 हो तो हमें मिल जाएगा x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू पावर 1, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज k इंटू पी। और ये एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो ऑरिजिन से होती हुई जाती है। इस कंडीशन के लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और लो प्रेशर पर ये जो स्ट्रेट लाइन होगी उसके लिए n इज इक्वल टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 होता है। और कर्व का जो रेस्ट पार्ट है, इस पार्ट के लिए 1 अपॉन n की वैल्यू 1 से 0 के बीच हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो ये है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि x अपॉन m वर्सेस p ग्राफ खींचा जाए तो T1 ताप पर अधिशोषण की मात्रा T2 ताप पर अधिशोषण की मात्रा से अधिक होगी। शर्त यह है कि T1 का मान T2 से कम होना चाहिए, यानी कि ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा कम होगी, और अगर T3 का मान T2 से अधिक है तो अधिशोषण की मात्रा और भी कम है। अब हम जो नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट है, मीन टू से पॉइंट 5 में लिमिटेशंस ऑफ फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की सीमाओं को देखें। और पहली सीमा यह है कि यह समतापी केवल कम दाब पर लागू होती है, अर्थात कम दाब पर तो जो वक्र होता है x अपॉन m वर्सेस log t,
log x अपॉन m वर्सेस log p जो वक्र मिलता है वो सीधी रेखा मिलती है, किंतु दाब अधिक होने पर यह सीधी रेखा ना होकर कर्व होता है, वक्र होता है। तो यह समतापी कम दाब पर ही लागू होती है, उच्च दाब पर वक्र प्राप्त होता है। दूसरी सीमा यह है कि जो n और k हैं इनके मान ताप और दाब पर निर्भर करते हैं, अतः ये स्थिरांक नहीं होते। तीसरी सीमा है कि इस समतापी द्वारा अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती और इस अधिशोषण की कोई भी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि नहीं है। ये तो रही फ्रॉन्डलिक अधिशोषण समतापी की सीमा। अब हम विलयनों में विलेय का अधिशोषण कैसे होता है इसे देखें। अब हम देखेंगे विलयन से विलेय का अधिशोषण। तो कई ठोस अधिशोषक ऐसे होते हैं जिन्हें विलयन में मिलाने पर वे विलयन के विलेय को अधिशोषित कर लेते हैं। कई ठोस अधिशोषक विलयन में मिलाए जाने पर विलेय का अधिशोषण करते हैं। जैसे चारकोल मिलाने पर एसिटिक एसिड विलयन की सांद्रता अधिशोषण के कारण कम हो जाती है। अगर CH3 COOH विलयन की प्रारंभिक सांद्रता C1 है, CH3 COOH सॉल्यूशन है और इसकी प्रारंभिक सांद्रता C1 है। इसमें यदि हम चारकोल मिला दें तो चारकोल मिलाने पर सांद्रता C2 हो जाती है और C2 का मान C1 से कम होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो चारकोल हमने मिलाया है वो CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल के अणुओं को अधिशोषित कर देता है, जिससे सांद्रता कम हो। चारकोल लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है।
अब हम विलयनों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले घटकों को देखेंगे। फैक्टर यानी कि घटक और अधिशोषण की मात्रा। अगर ताप बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा कम। विलयनों में जो विलेय का अधिशोषण हो रहा होता है वो ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। अगर हम अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएं तो विलेय के अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होगी। यदि विलेय के सांद्रण में वृद्धि की जाए तो अधिशोषण की मात्रा में भी वृद्धि होगी। विलेय के अधिशोषण के समय x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू सी रेज टू पावर 1 अपॉन n समीकरण का पालन होता है। ये समीकरण फ्रॉन्डलिक अधिशोषण समतापी के समीकरण के समान है, केवल P के स्थान पर सांद्रण का प्रयोग किया है। जो C है वो साम सांद्रण को प्रदर्शित करता है, यानी कि अधिशोषण के उपरांत का सांद्रण है। यदि हम log x अपॉन m वर्सेस c ग्राफ खींचें तो ये भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और अंतःखंड का मान log k के बराबर होगा और tan थीटा 1 अपॉन n के बराबर होगा। ये तो रहा विलयन से विलेय का अधिशोषण। अब हम अधिशोषण के अनुप्रयोग देखेंगे। अब हम अधिशोषण के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे और उसमें पहला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। यदि किसी पात्र में निर्वात उत्पन्न करना होता है तो उसे हम निर्वात पंप से जोड़ते हैं। निर्वात पंप पात्र में उपस्थित वायु को निष्कासित करता है जिससे निर्वात उत्पन्न होता है।
यदि हम उच्च मात्रा में निर्वात उत्पन्न करना चाहते हैं तो निर्वात पंप से निर्वातित पात्र को में चारकोल की कुछ मात्रा मिलाते हैं। मिलाया गया चारकोल पात्र में उपस्थित शेष वायु को अधिशोषित कर लेता है, जिससे उच्च मात्रा में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। किसी पात्र में निर्वात पंप से निर्वात उत्पन्न करने के पश्चात बची वायु को चारकोल डालकर अधिशोषित करने पर उच्च निर्वात उत्पन्न होता है। दूसरा अनुप्रयोग है गैस मास्क में। कोयले की खानों में जो लोग काम करते हैं उन्हें सांस लेने में मास्क का प्रयोग करना पड़ता है। जो मास्क प्रयोग किया जाता है उसमें अधिशोषकों की कई परतें होती हैं, या ये कहें कि अधिशोषकों का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण कोयले की खान में उपस्थित जहरीली गैसों को अधिशोषित करके पृथक कर देता है और जो वायु शेष बचती है वो श्वास के लिए उपयोगी होती है। कोयले की खानों में सांस लेने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मास्क में अधिशोषकों का मिश्रण होता है जो विषैली गैसों को अधिशोषित करके पृथक कर देता है। नमी या आर्द्रता पर नियंत्रण। सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल नमी को अधिशोषित कर लेते हैं और इस तरह आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए चारकोल को मिलाया जाता है। चारकोल विलयन में उपस्थित रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित करता है, जिससे विलयन रंगहीन या ये कहें पारदर्शी हो जाता है। उत्प्रेरण में जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं वो अभिकारक को अपनी सतह पर अधिशोषित करके ऐसा मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है, और सक्रियण ऊर्जा कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब हम कुछ अनुप्रयोग और देखेंगे। जो अगला अनुप्रयोग है वो है अक्रिय गैसों का पृथक्करण। अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली गैसें अगर भिन्न हों तो उनकी अधिशोषित मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। एक ही अधिशोषक पर भिन्न भिन्न गैसें भिन्न मात्रा में अधिशोषित होती हैं। अक्रिय गैसों के मिश्रण को विभिन्न तापों पर नारियल चारकोल के साथ अधिशोषित करने पर अक्रिय गैसें पृथक हो जाती हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है और यह विधि अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। बीमारियों के उपचार में कई औषधियां ऐसी होती हैं जो रोग को उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को अधिशोषित करके नष्ट कर देती हैं। अगला है अधिशोषण सूचक। कुछ अवक्षेप ऐसे बनते हैं जो उचित सूचक का अधिशोषण करके अंत बिंदु पर विशिष्ट रंग देते हैं, जिससे अभिक्रिया के अंत बिंदु की पहचान हो जाती है। कुछ अवक्षेप रंजकों के अधिशोषण के फलस्वरूप अंत बिंदु पर विशेष रंग देते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी में। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। ये तो रहा अधिशोषण के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कोलाइडल स्टेट को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।